नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। इतने दिनों से परेशान थे हम समझ नहीं रहे थे कि पाकिस्तान के सेना प्रमुख को तो ट्रंप साहब ने बुला लिया लंच पे, हमारे प्रधानमंत्री को क्यों नहीं बुलाया था। लेकिन आज उड़ीसा में प्रधानमंत्री जी ने कहा कि भाई जब वो कनाडा में थे तो ट्रंप साहब का फोन आया कि भाई यहाँ तक आए हो तो लंच करते हुए चले जाओ। जैसे हमारे रिश्तेदार होते हैं कि पड़ोस वाले के यहाँ तक आए तो हमारे यहाँ भी खाना खाते हुए चले जाओ। लेकिन प्रधानमंत्री जी ने कहा कि नहीं, मुझे भगवान जगन्नाथ की धरती पर जाना है, इसलिए मैंने ट्रंप साहब को मना कर दिया। हालांकि ट्रंप साहब की प्लानिंग होगी कि मुनीर साहब को और मोदी साहब को एक ही जगह खाना बिठा लें। लेकिन प्रधानमंत्री जी को भगवान जगन्नाथ की धरती पर आना था, इसलिए मना कर दिया। ये उन्होंने आज बताया उड़ीसा में। अब मैं बड़ा परेशान, मैंने अभय दुबे जी से पूछा कि क्या भगवान जगन्नाथ जी ने ये कहा था कि बुधवार को बृहस्पतिवार को 2:40 पर ही आना है। मैंने ट्रंप साहब का खाना खाते अगले दिन आ जाते भगवान जगन्नाथ जी की धरती पे। भगवान जी का आश्रम तो 365 दिन 24 घंटे खुला रहता है। धरती पे पूरी उड़ीसा उनकी धरती है, कभी भी आ जाती है। प्रधानमंत्री जी ऐसे टुकड़ों टुकड़ों में खेल क्या कर रहे हैं। अमेरिका की जानकारी टुकड़ों टुकड़ों में की दी जा रही है, हकीकत क्या है। अभय दुबे जी से मैंने विस्तार से बात करी और मैंने पूछा है कि ईरान ने जिस तरह से इजराइल की बैंड बजाई है, उनकी मिसाइलों ने जो कहर बरसाया है, उससे इजराइल और अमेरिका दोनों बैकफुट पर है। इसका युद्ध का अंजाम क्या होगा। जिस ईरान को वो कमजोर समझ रहे थे, वो ईरान पलट के उसने जवाब दिया है, जिससे अमेरिका और इजराइल थरथरा गया है। बेहतरीन बातचीत है, कई सारे बिंदु बहुत अच्छे लगेंगे आपको। पूरी सुनिएगा, पहले चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ज्वाइन करिएगा। चलते हैं अभय दुबे जी के पास। 4 PM न्यूज नेटवर्क में स्वागत है अभय दुबे जी आपका। ईरान और इजराइल के मुद्दे पर बहुत सारी खबरें ऐसी हैं जिस पर मुझे आपसे बात करनी है, लेकिन उससे एक महत्वपूर्ण बात आज पता चली। मैं बड़ा दिनों से परेशान था कि भाई क्या मामला है, ट्रंप साहब ने मोदी जी को बुलाया नहीं और मुनीर को बुला लिया लंच पे। उससे पहले मैं भी कई बार सोचता रहता था कि जब जब मोदी जी गए तो कोई ऐसी फोटो नहीं आई जिसमें ट्रंप साहब उन्हें चाय पिला रहे हो, खाना खिला रहे हो। मुझे लगा कि ट्रंप साहब सम्मान करना नहीं जानते। हमारे प्रधानमंत्री इतने अच्छे हैं, जब चीन के राष्ट्रपति आए थे आपको याद होगा, अपने हाथ से चाय बना के पिला रहे थे, झूला झुला रहे थे उनको। सम्मान ही होता अतिथि देवो भव। लेकिन ट्रंप साहब ने पता नहीं चाय पिलाई या नहीं पिलाई, मोदी जी को फोटो नहीं आई। लेकिन आज मोदी जी ने खुलासा किया कि वो अमेरिका क्यों नहीं गए। उड़ीसा की एक रैली में उन्होंने कहा कि जब मैं कनाडा में था तो ट्रंप साहब ने मुझे फोन किया, कहा कि जब कनाडा तक आए हो तो इधर होते हुए चले जाओ, खाना खाते हुए चले जाओ। जैसे हम लोग कहते हैं कि भाई सिविल लाइन्स तक आए हो तो थोड़ा और आगे बढ़ जाओ, वहां पे हमारे घर भी पड़ता है, रास्ते में खाना खाते हुए चले जाना। कुछ कुछ इसी स्टाइल में उन्होंने कहा। बोले भी उन्होंने कहा कि कनाडा तक आए हो तो उधर होते हुए चले जाइए, खाना खा लीजिए। लेकिन मुझे भगवान जगन्नाथ की धरती पर आना था, इसलिए मैं नहीं गया वहां पे। अब मेरे को दो बातें समझ में नहीं आई कि ट्रंप साहब उनको इसलिए बुलाना चाहते थे कि वो पाकिस्तान के सेना प्रमुख मुनीर के संग उनको लंच कराना चाहते थे, पहली बात। और दूसरी बात, अगर मोदी जी का कहना ही है कि वो उन्हें भगवान जगन्नाथ की धरती पर आना था इसलिए खाना खाने नहीं गए वो, तो अगर भगवान जगन्नाथ की धरती पर वो उड़ीसा में 2 दिन बाद आ जाते तो क्या भगवान जी नाराज हो जाते, या भगवान जी ने डायरेक्ट फोन करके कहा था कि भाई बृहस्पति के दिन, बुध के दिन ही और 2:40 पे ही मेरे यहाँ आना है। ये दो बातें मैं बड़ा कंफ्यूज पैदा कर रहा हूँ। मुझे लगा आप मुझसे ज्यादा विद्वान है, मुझे समझा सकेंगे, तो समझाइए भैया ये दो बातों का मतलब क्या है। भाई मैं आपको कैसे समझा सकता हूं संजय जी। पूरा देश ही कंफ्यूज है। पूरा देश ये देख पूछ रहा है कि जब भारत सरकार की तरफ से और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं की तरफ से, नरेंद्र मोदी के प्रशंसकों की तरफ से, उनकी जो भक्त मंडली है उनकी तरफ से मोदी और ट्रंप की टेलीफोनिक वार्ता का पहला संस्करण सामने आया, उसमें इस बात की जानकारी क्यों नहीं दी गई। मेरा सवाल तो सीधा है, आपको बचकाना लग सकता है, लेकिन इस बच्चे की समझ में ये आया है कि ये जो कुछ मोदी जी ने भगवान जगन्नाथ के नाम पर कहा है, ये एक आफ्टर थॉट है। अंग्रेजी में इसको आफ्टर थॉट कहते हैं और संस्कृत में, हिंदी में इसको पश्चात विचार कहते हैं। ये बाद में गढ़ा गया विचार है, ये बाद में गढ़ा गया तथ्य है। आप देखिए मोदी जी ने ट्रंप से क्या क्या कहा। इसमें अगर ट्रंप ने उनको अपने साथ भोजन करने के लिए बुलाया होता तो उस संस्करण के अंदर ये सबसे पहली खबर होती, ये सबसे पहली जानकारी होती।
भाई ये जानकारी उड़ीसा की सभा के लिए ही क्यों सुरक्षित रखी गई? पूरा देश इस जानकारी से उस वक्त भाई जब जिस जिस जो जो हमारे पास आई कि मोदी जी ने ट्रंप से क्या-क्या कहा। भाई मोदी बताया गया हमें मोदी ने ट्रंप से ये कहा कि भाई अमेरिका की इसमें कोई भूमिका नहीं है। ये तो सीधे भारत और पाकिस्तान के बीच जो बातचीत हुई है उसके मुताबिक संघर्ष विराम हुआ है। दूसरी बात उन्होंने मोदी जी ने ये कही कि अभी ये संघर्ष विराम अस्थायी है, ऑपरेशन सिंदूर जारी है और हम उसकी गोली का जवाब गोले से देंगे। मतलब ये सब बातें बताई गई हमें कि मोदी जी ने ट्रंप से ये कही। ये बात कि ट्रंप ने मोदी जी को खाना खाने के लिए निमंत्रित किया, आप सोचिए कितनी कीमती बात है। अगर ये बात उसी वक्त बता दी जाती, तो ये तो मोदी जी और ट्रंप के संबंधों के बीच में, भारत और अमेरिका के संबंधों के बीच में इससे तो 4 चाँद लग जाते। ये उस वक्त क्यों नहीं बताई गई बात, मेरा सवाल ये है। इसी बात को लेके आप ही नहीं है, सारा देश कन्फ्यूज्ड है। सब लोग ये सोच रहे हैं कि ये बातें किश्तों में हम लोगों को क्यों बताई जा रही हैं। अभी देखिए कुछ दिनों में अभी एक और बात निकल के आएगी कि मोदी जी ने ट्रंप से ये कहा। फिर कुछ दिनों बाद ये निकल के आएगी नहीं मोदी जी ने ट्रंप ने ये कहा तो मोदी जी ने उनका ये जवाब दिया। और इनमें से किसी भी बात का अमेरिकी पक्ष द्वारा इस बात की कभी भी तस्दीक नहीं होगी, कभी भी पुष्टि नहीं होगी। ये एक नॉर्मल पैटर्न है। या अमेरिका कोई बात कहेगा तो उसका एक मतलब निकाला जाएगा कि ये मोदी जी की बातों की तस्दीक है। तो ये जो करामात है, देखिए इस तरह की बातों से नरेंद्र मोदी की छवि अच्छे होने की बजाय खराब होती है। जब वो प्रधानमंत्री बने थे तो उनके बारे में धीरे-धीरे प्रचलित हो गया था कि ये फेंकू हैं। कहा जाता था बीजेपी राहुल गांधी को पप्पू कहती थी और मोदी जी के आलोचक मोदी जी को फेंकू कहते थे। यही तो पूरी बात थी। राहुल गांधी को तो उनकी भारत जोड़ो यात्रा के बाद में पप्पू कहना स्थायी रूप से बंद हो गया। अब कोई उन्हें पप्पू नहीं कहता। अब तो ये देखा जाता है कि मोदी और उनके बीच में जो लोकप्रियता की होड़ है वो उसमें राहुल गांधी कहां तक पहुंचे, कितने आगे बढ़े, मोदी जी कितने नीचे आए, ये सब चलता रहता है। अब तो वहां सीन बिल्कुल उलट गया है। यहां पे क्या है कि मोदी जी खुद अपनी जो पुरानी छवि थी, जो उनकी आलोचकों ने, जाहिर है उनकी आलोचकों ने स्थापित करने की कोशिश की थी, मोदी जी अपनी उस छवि में पता नहीं क्यों योगदान करना चाहते हैं। आप सोचिए, ये अपने आप में क्या एक बहुत बड़ी खबर है कि नहीं है कि ट्रंप ने मोदी जी को अपने साथ भोजन करने के लिए बुलाया, लेकिन मोदी जी ने असमर्थता व्यक्त कर दी। क्योंकि उन्हें उड़ीसा की जनता से भगवान जगन्नाथ से उनके जो स्नेह संबंध थे, वो इतने प्रिय थे कि उन्होंने ट्रंप के साथ खाना खाने से इनकार कर दिया। और इस तरह उन्होंने ट्रंप के लिए एक खुला मैदान छोड़ दिया कि ट्रंप वहां पर फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के साथ में डांस करते रहे। आप सोचिए ना इस बात को पूरा। ये जो पूरा तरीका है मोदी जी की राजनीति करने वाला, इस तरीके में अब बहुत सारी पोल पट्टी है। इससे लोग देखिए, मोदी और ट्रंप के बीच में टेलीफोन पे हुई बातचीत अगर दोनों पक्षों की तरफ से आती, तो वो बहुत ही प्रामाणिक बातचीत होती। उससे भारत की विदेश नीति को एक नया रुख प्राप्त होता और ये समझ में आ जाता कि भाई भारत पूरा जो मोदी और ट्रंप और पाकिस्तान के बीच में जो अभी एक धुरी बन रही है, जिसमें ट्रंप कह रहे हैं आई लव पाकिस्तान, पूरी ट्रंप कह रहे आई लव पाकिस्तान, ये सब जो बोल रहे हैं जो है, और he is a smart man and Modi is also a smart man, ये सब जो बोल रहे हैं, तो ये एक धुरी बन रही है पाकिस्तान और अमेरिका के बीच में। और ये वही ट्रंप हैं जिन्होंने अपने पहले शासनकाल में पाकिस्तान को आतंकवादियों की शरण स्थली कहा था और जिसके कारण उन्होंने पाकिस्तान की बहुत सारी अरबों डॉलर की मदद रोक दी थी। यहां तक कि पाकिस्तान के साथ हथियारों के सौदे भी उन्होंने पीछे डाल दिए थे। वही ट्रंप अब इस तरीके के व्यवहार कर रहे हैं और उस वक्त कर रहे हैं जबकि भारत को ट्रंप के खुले समर्थन की सबसे ज्यादा जरूरत है। तो ऐसी स्थिति में इस प्रकार की टुकड़े किस्म की बातें जो पहली नजर में ही संदिग्ध लगती हैं, क्योंकि एक ही पक्ष की तरफ से सामने आ रही हैं। भाई ऐसी क्या बात है, दो राष्ट्राध्यक्षों के बीच, दुनिया के दो बड़े नेताओं के बीच में टेलीफोन पर बात होती है,
उसमें एक ही पक्ष क्यों अपनी बात बता रहा है, दूसरा पक्ष उसके बारे में क्यों नहीं बता रहा? अच्छा, और हमारा मीडिया ये सवाल क्यों नहीं पूछ रहा? हमारा मीडिया ये सवाल क्यों नहीं पूछ रहा है? कौन पूछेगा? रजत शर्मा, रजत शर्मा पूछेंगे, सुधीर चौधरी पूछेंगे, अजनोम कश्यप पूछेंगे, कौन पूछेगा? वही तो मैं कह रहा हूं, भारत में अमेरिका का दूतावास तो है ना। जी। वो तो पूछ ही सकता है। एक पाकिस्तान का बड़ा मजेदार सीरियल था पहले, बकरा किस्तों पर, कॉमेडी सीरियल, अगर आपने देखा हो तो वही उसी के स्टाइल पे किस्तों में बात आ रही है। अच्छा, मैं एक लाइट मोड की बात करता हूँ, और मैं पहले क्षमा मांग लूं नोएडा के एंकरियों से, भक्तों से, बुरा मत मानिएगा। मुझे आज बड़ा मजेदार किस्सा किसी ने बताया, तो वो हंसी फूसी का है। कभी कभी गंभीर बात में थोड़ी हंसी खुशी भी हो जानी चाहिए। तो वो किस्सा ये था कि एक बार यमराज, क्या ये हुआ कि सब लोग पहुंचे कि वो धरती पे झूठ बहुत बोला जा रहा है। तो यमराज जी ने फैसला दिया कि झूठ बोलने वाले हैं, जैसे कोई झूठ बोलेगा तो घंटा बज जाएगा। तो एक दिन बैठे हुए थे, सुबह 4 बजे घंटा बजा। देखा कि एक पुजारी जी जो है वो भक्तों को थोड़ा गलत ज्ञान पढ़ा रहे हैं। उन्हें कहा कि भाई पुजारी जी, मामला गड़बड़ है, इनका थोड़े बही खाते में लिख लो। दिन में फिर एक थोड़ी बात, 1 घंटे बाद आधा घंटा बजता रहा। अचानक उड़ीसा की तरफ से अब घंटा बजना शुरू होगा, टन 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 टन। यमराज ने कहा, ये घंटा कहाँ बज रहा है? बोले जी, उड़ीसा से बज रहा है। बोले वहां ऐसा कौन झूठ बोल रहा है? बोले कुछ नहीं, मोदी जी का भाषण चल रहा है। वो घंटा बजने का नाम ही नहीं ले रहा। तो वो घंटा, तो हमें याद आया कि वो जब पहलगांव में आतंकियों के लिए वो सऊदी को दौरा छोड़कर आए थे, और बिहार की धरती पे अंग्रेजी में उनको ललकारा था, हिंदी में नहीं। यहाँ पे विदेश में जाके तो वो हिंदी बोलते हैं, लेकिन बिहार में वो अंग्रेजी बोल के ललकारा था उन्होंने कि छोड़ेंगे नहीं। और इसमें एक और बात है, जो मोदी जी या उनसे पहले के जो राष्ट्रीय नेता हुए हैं, उनकी लोकप्रियता का स्रोत क्या था? भाई, उनकी लोकप्रियता का स्रोत क्या था? जवाहरलाल नेहरू थे, बहुत लोकप्रिय थे जनता में। खुद सरदार पटेल कहते थे कि नेहरू जो कर सकता है, जवाहरलाल जो कर सकता है, वो मैं नहीं कर सकता। और जनता के बीच में जो लोकप्रियता थी जवाहरलाल नेहरू की बहुत थी। सरदार पटेल संगठन में बहुत लोकप्रिय थे, वहां संघ ऑर्गेनाइजेशन के आदमी माने जाते थे। तो जवाहरलाल नेहरू ने यह साबित किया कि उनकी लोकप्रियता का स्रोत विदेशों में तो है ही, गुटनिरपेक्ष आंदोलन वगैरह, पंचशील वगैरह का सिद्धांत दिए तो सारी दुनिया में बहुत लोकप्रिय हुए, लेकिन साथ में उनकी भारत की धरती पर लोकप्रियता कभी कम नहीं हुई। ऐसा नहीं हुआ कि वो भारत की धरती पर अपनी घटती हुई लोकप्रियता की भरपाई अपनी विदेश में लोकप्रियता की करते हुए दिखाई दे। इंदिरा गांधी का भी यही था। भाई, इंदिरा गांधी की लोकप्रियता में केवल एक झटका लगा था जब वो चुनाव हार गई थी 77 में। उसके बाद केवल 2.5 साल बाद उन्होंने फिर वापसी की हो तो फिर से प्रधानमंत्री बन गई, जबरदस्त बहुमत प्राप्त करके। ऐसा कभी नहीं हुआ कि इंदिरा गांधी ने कहा हुआ फिडिल कास्ट्रो से मेरी दोस्ती है, यासिर अराफात से मेरी दोस्ती है, और मैंने निक्सन को ठेंगा दिखा दिया, मैंने उसको धमका दिया। इस प्रकार की डींगे उन्होंने कभी भारतीय मंच पे मारी हो, इंदिरा गांधी ने और जवाहरलाल नेहरू ने। जवाहरलाल नेहरू ने कभी भारतीय मंच पे ये कहा हो कि मैं तो जो है वो कनेडी से मिलने गया था, मतलब देश की जनता को बताया हो भाषण देते हुए कि आज मैंने कनेडी से ये बात की, या मैंने कनेडी की इस बात को मानने से इनकार कर दिया, लंच का ऑफर ठुकरा दिया। हाँ, लंच का ऑफर ठुकरा दिया। ऐसा कभी कहा किसी ने? तो ये सब जो पूरा हिंदुस्तान में लोकप्रियता गिरती जा रही है, आप उसकी भरपाई करना चाहते हैं इस प्रकार की बातों से। देश की जनता को इस प्रकार की बातों में कोई दिलचस्पी नहीं। देश की जनता उनसे एक सवाल पूछ रही है लगातार। वो सवाल पता नहीं, मोदी जी उस सवाल को सुनते हुए भी अनसुना कर रहे हैं। वो सवाल सीधा सीधा ये है कि जब भारत और पाकिस्तान के बीच संघर्ष विराम हुआ तो उसकी जो घोषणा है वो ट्रंप ने पहले क्यों की, और आपने अपने मुखारविंद से अपने दोस्त की इस बात का खंडन क्यों नहीं किया? ये सवाल है। ये मोदी जी को सुनाई पड़ता रहेगा, वो कितना भी न सुनने की एक्टिंग करते रहे। तो आप जो कह रहे हैं ना आज कि वो सुनाई पड़ता रहेगा, इसीलिए तो वो संसद का विशेष सत्र नहीं बुला रहे हैं। कितने दिनों से डिमांड चल रही है कि भाई बड़ा सेंसिटिव मुद्दा है ये, तो पहलगाम के बाद भारत और पाकिस्तान के रिश्तों को लेकर बात होनी चाहिए, संसद में बात होनी चाहिए। लेकिन वो सत्र इसीलिए नहीं बुला रहे हैं कि ये आवाज जो है कानों में गूंजेगी। डॉक्टर डैंग की इस थप्पड़ की गूंज तुम्हें 100 साल तक सुनाई पड़ेगी। अनुपम खेर का डायलॉग था ना,
आज मुझे वो डायलॉग सारे याद आ रहे हैं। एक्चुअली मैंने आपको स्वेटर पहने देखा ना, तो मुझे मुझे वो सारे डायलॉग कि आप पहाड़ पे ही बैठे हुए हैं, इसीलिए आज आप इतनी अच्छी-अच्छी बातें कर रहे हैं मेरे को। तो इसीलिए मुझे सारे पिक्चर के डायलॉग याद आ रहे हैं। एक इज़राइल को लेकर एक खबर आई है, हमारे आयुष जी ने भेजी है हमारी टीम के। चीन के 3 कार्गो विमान मिड एयर ट्रांसपोर्टर बंद करके ईरान पहुँच गए हैं। इससे आशंका जताई जा रही है कि चीन ने इज़राइल-ईरान युद्ध में एंट्री कर ली है। फ्लाइट राडार 24 के डेटा के अनुसार 14 जून से अब तक कम से कम 5 बोइंग 747 विमान चीन के उत्तरी भागों से बढ़कर ईरान की ओर चले गए हैं। हिजबुल्लाह ने भी ईरान का साथ देने की घोषणा कर दी है। युद्ध में चीन और रूस ईरान के पक्ष में आ गए हैं। रूस के राष्ट्रपति ने अमेरिकी राष्ट्रपति को इजराइल ईरान युद्ध में ना कूदने की चेतावनी दी है। कहा है अमेरिका जंग में कूदा तो रूस और चीन का भी ईरान से सीधा सीधा हम लोग खड़े हो जाएं उनके साथ में। और ईरान ने इजराइल के वीशेरवा शहर पर शुक्रवार सुबह बैलिस्टिक मिसाइल से हमला किया। टाइम्स ऑफ इजराइल के मुताबिक मिसाइल माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के नजदीक गिरी, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस भी तबाह हो गया। ईरान ने जिस तेजी से हमले शुरू किए हैं, उससे मुझे लगता है इजराइल और अमेरिका की थोड़ी घिग्गी बंध गई है। इजराइल के शहरों की फोटो आ रही है, पूरे पूरे शहर तबाह हो गए हैं और ईरान की जो सुपरसोनिक मिसाइल है उसको रोक नहीं पा रहा है। 12,000 किलोमीटर प्रति घंटा ध्वनि की गति से भी तेज वाली मिसाइल है, उसको रोकने में विफल हो गए हैं। समझ में आ रहा है कि ईरान इतने सालों से क्या तैयारी कर रहा था। हमारे नेता, हमारे प्रधानमंत्री जी अगर भाषण छोड़कर टेक्नोलॉजी पे लगे होते, तो चाइना जिस तरह से पाकिस्तान की मदद कर रहा था, हमारे पास भी अगर 2-4 मिसाइलें ऐसी अपनी होती, तो पाकिस्तान से सरेंडर करने के लिए, खुद को सरेंडर करने के लिए, युद्ध विराम करने के लिए, सीज़ फायर करने के लिए, जो भी शब्द आप इस्तेमाल करें, वो ना होते और कांग्रेस को मजाक उड़ाने का मौका नहीं मिलता, नरेंद्र सरेंडर। तो ये इजराइल, अब लग रहा है इजराइल को बहुत बड़ी गलती कर गया और ईरान के राष्ट्रपति तो बिल्कुल छा गए। 82-86 साल के एक आदमी, अपनी हिम्मत के संग उसने दुनिया की बड़ी ताकतों को ठेंगा दिखा दिया और दिखा दिया कि तुम्हारा गुरूर, तुम्हारा घमंड हमारी मिसाइलों के सामने कुछ नहीं है। देखिए, इसमें 2 बातें हैं। पहली बात तो ये है कि मैं ये मानने को तैयार नहीं हूँ कि अमेरिका को ये नहीं पता था कि ईरान के पास कौन-कौन सी मिसाइलें हैं और उनकी संख्या क्या है और किस मिसाइल की क्या क्वालिटी है, क्या खूबी है। कौन-सी मिसाइल इज़राइल का जो आयरन डोम है, यानी जिससे वो अपने ऊपर होने वाले मिसाइल आक्रमण को बीच में ध्वस्त कर देता है। उस कौन-सी मिसाइल उस आयरन डोम को तोड़ सकती है, कौन-सी मिसाइल उस आयरन डोम से टकरा कर गिर जाएगी। मेरा मानना था कि ये सब बातें डोनाल्ड ट्रंप को पता थी और चूंकि डोनाल्ड ट्रंप को भी पता थी, इसलिए नेतन्याहू को भी पता थी। क्योंकि दोनों, हम जानते हैं कि पश्चिम एशिया में इज़राइल जो है वो अमेरिका की कठपुतली है। इसको अंग्रेजी में कहते हैं प्रॉक्सी है इज़राइल। और अमेरिका हथियार देता है, तमाम अरबों-अरबों डॉलर देता है, उससे इज़राइल का काम चलता है। मोटी बात ये। तो ये सब बातें तो इनको पता थी। इन्होंने ये आकलन ज़रूर थोड़ा गलत कर लिया होगा कि उन्होंने ये आकलन ज़रूर गलत कर लिया होगा कि उन्होंने शायद सोचा होगा कि जब इज़राइल ने हमला किया, वो जो भयानक किस्म का हमला, उसके बाद में ईरान की हिम्मत टूट जाएगी और वो हिल जाएगा अपनी तरफ से। तो इसमें ईरान की हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी कि उसने उस हमले के बावजूद वो टिका रहा और वो लगातार जवाब दे रहा है उनको। दूसरी बात, जहाँ पे इनको आकलन में गलती हुई वो चर्चा मैं करना चाहता हूँ। आकलन में गलती उनको ये नहीं लगा, ये पहले से इन्हें नहीं अंदाजा था कि इतनी शीघ्रता के साथ में दुनिया में शक्तियों का संतुलन और समीकरण बदल जाएगा इस हमले के बाद। अब स्थिति आज क्या है कि ईरान के साथ चीन हो गया है। आपने इतने अभी तथ्य बताए हैं, सब लोग अब इन तथ्यों को जानते हैं, सब नेट पे सारे तथ्य उपलब्ध हैं कि किस तरीके से चीन के जो कार्गो विमान हैं, यानी मालवाही विमान जो हैं, वो वहां पर लगातार खुफिया तौर पर उतर रहे हैं और इस तरह उतर रहे हैं ताकि दूसरे देशों की रडार उनको न पकड़ पाए। मालवाही विमान उतरेगा तो उसमें माल ही होगा। इस वक्त कौन सा माल होगा वहां पे? कोई कोका कोला की बोतलें थोड़ी ना होंगी उसके अंदर। हथियार होंगे, गोला बारूद होगा, मिसाइलें होंगी, यही सब होगा, ड्रोन होंगे, यही सब तो होगा वहां पे। तो लगातार चीन लगातार उसको अपने हथियार दे रहा है ईरान को, और ईरान के पास पैसा बहुत है। ईरान दबा के चीन के हथियार बिक रहे हैं वहां पे। अच्छा, अभी तो देखिए टर्की ने सपोर्ट नहीं किया है चीन को। टर्की जो है वो दुनिया में हथियार बनाने वाली एक बहुत बड़ा देश है। $60 बिलियन का हथियार बेचता है टर्की सारी दुनिया को एक साल में।
टर्की की पूरी अर्थव्यवस्था जो है ना, वो हथियार उद्योग ने संभाल रखी है। अभी तो एर्डोगन से भी ईरान हथियार लेगा। तो मैं ये कह रहा हूं कि ये अंदाजा नहीं था। रूस ने तो एकदम कितनी कड़ी चेतावनी दी है। रूस ने कहा कि अगर आपने सेना लेके आप उतरे तो एक पल में सारी स्थिति बदल जाएगी, ये सब नहीं बर्दाश्त किया जाएगा, मामला कुछ का कुछ हो जाएगा। उधर नॉर्थ कोरिया भी अपनी सैनिक शक्ति के लिए जाना जाता है। आप भले उसका कितना भी मजाक उड़ाइए, उसके बारे में ये तक कहा जाता है कि उसके पास एटम बम भी है, क्या बताता नहीं है। मतलब तो वो घुस बिल्कुल तानाशाही है, घुस कोई सकता नहीं है वहां पे, तो आयरन कर्टेन लगा हुआ है वहां, तो घुस कोई सकता नहीं है। उसने कह दी कि हमारी सेना बिल्कुल तैयार है ईरान का समर्थन करने के लिए। अच्छा, अब जैसे जैसे ये लड़ाई लंबी होगी, वैसे वैसे वे इस्लामिक देश जहां अमेरिका ने अपने अड्डे बना रखे हैं, मध्य पूर्व में अमेरिका ने बहुत अड्डे बना रखे हैं, वे इस्लामिक देश भी पुनर्विचार करेंगे भाई कि ईरान को वैसे अकेला कैसे छोड़ देंगे। आखिरकार वो इस्लामिक क्रांति का देश है। तो ये सब इनको अंदाजा नहीं था कि मामला इतना इतना बदल जाएगा। इसीलिए ट्रंप ने और उनके रणनीतिकारों ने 15 से 20 दिन का टाइम लिया है कि हम इस टाइम में सोचेंगे भाई क्या किया जाए इसमें। ये जो युद्ध है, ये जो लड़ाई इजराइल ने छेड़ी है, क्या इजराइल को समझ में आ रहा था कि जो गाजा पे वो पिछले एक लंबे समय से मासूमों को कत्ल कर रहा था, बच्चे तड़प रहे थे, उनकी दवाएं नहीं जा पा रही थी, उनका खाना नहीं जा पा रहा था। कहा जाता है ना, ऊपर वाले की आवाज, लाठी में आवाज नहीं होती। आज इजराइल को क्या समझ आ रहा है जब उसके शहर के शहर उजाड़ होते चले जा रहे हैं? जो घमंड था, जो गुरूर था कि हम ईरान को बस 2 दिन में 3 दिन में खत्म कर देंगे, ये संतुलन अमेरिका और इजराइल के साथ खड़े होने के बावजूद ईरान इतनी मजबूती से खड़ा हुआ है। ये क्या पूरी दुनिया को एक नए सिरे से संकेत दे रहा है कि अब अमेरिका की दादागिरी नहीं चलेगी? देखिए, नेतन्याहू जो हैं, वो भ्रष्टाचार के आरोपों का सामना कर रहे हैं इजराइल में। जिस दिन वो सत्ता से हटे उस दिन वो जेल में नजर आएंगे, इतने ज्यादा भ्रष्टाचार के उनके ऊपर आरोप हैं। और इजराइल की दो जो कट्टरपंथी पार्टियां हैं वो ये मानती हैं कि पश्चिम एशिया और फिलिस्तीन का पूरा इलाका ये ईश्वर के आदेश के मुताबिक, यहूदियों का जो ईश्वर है उसके आदेश के मुताबिक इजराइल का है, और उनके साथ कोई समझौता करने की जरूरत नहीं है। उन दोनों कट्टरपंथी नेताओं के समर्थन पर नेतन्याहू की वहां सत्ता टिकी हुई है। जिस दिन नेतन्याहू उन कट्टरपंथी नेताओं की बात मानने से इनकार कर देंगे, उस दिन उनकी सरकार गिर जाएगी और वो जेल चले जाएंगे। तो वहां पूरा समीकरण इजराइल का ये है। तो अपने आप की सरकार गिराने से बचाने के लिए और जेल जाने से बचाने के लिए नेतन्याहू के लिए जरूरी था कि वो गाजा के ऊपर अत्याचार करते। उन्होंने गाजा के ऊपर बहुत ज्यादा अत्याचार किए। फिर उनकी समझ में आया कि ये मामला, अगर हम इतने ज्यादा अत्याचार करेंगे तो ये बात हमारे खिलाफ चली जाएगी। तो तब तो उन्होंने अपने कट्टरपंथी दोस्तों के दूसरे आदेश को उन्होंने माना और ईरान के ऊपर हमला कर दिया। तर्क ये दिया कि ईरान का जो एटमी प्रोग्राम है उस प्रोग्राम को मैं नष्ट कर देना चाहता हूं, ये उन्होंने तर्क दिया। उस वक्त ट्रंप में और ईरान के बीच में एटमी मुद्दे के ऊपर एक समझौता वार्ता चल रही थी। इजराइल ने उस हमला कर दिया। अब इजराइल की निंदा करने की बजाय ट्रंप ईरान को अल्टीमेटम दे रहे हैं कि आप फटाफट समझौता वार्ता पर दस्तखत कीजिए। अयातुल्लाह खामेनी का कहना यह है कि हम गन पॉइंट पे कोई काम नहीं करते। उन्होंने मना कर दिया उसको, तो वो समझौता वार्ता भी उनकी लटक गई। अब इसमें पाकिस्तान और भारत जैसे दोनों देश जो हैं इस चक्कर में फंस गए हैं, अमेरिका के सपोर्ट के चक्कर में। जनरल मुनीर खाना तो खाया है उनके साथ में, लेकिन वहां पर ट्रंप ने कहा है कि खाना तो खा रहे हो लेकिन हमें तुम्हारे यहाँ एक फौजी अड्डा बनाना है जहां से हम ईरान के ऊपर स्ट्राइक लॉन्च कर सकें। अब जनरल मुनीर इसका समर्थन नहीं कर सकते। इसी तरीके से भारत भी कब तक, आप सोचिए कब तक वो अमेरिका की इस प्रकार, अमेरिका और इजराइल की एक सीमा के बाद भारत को भी इनका समर्थन बंद करना पड़ेगा। कितने भी मोदी जी इजराइल से विचारधारात्मक रूप से प्रभावित हो, कितना भी डोनाल्ड ट्रंप की दोस्ती में दीवाने हुए जा रहे हो, एक तरफा प्रेम हो, वन साइडेड लव की स्टोरी है पूरी। ये लव स्टोरी वन साइडेड लव की स्टोरी है, इसमें एक आदमी एक तरफा प्रेम करता है और दूसरा उसकी लगातार उपेक्षा करता रहता है। ये चल रहा है मोदी और ट्रंप के बीच में। तो लव और हेट की हो गई यहाँ इस तो। चक्कर में ये दोनों, भारत और पाकिस्तान भी इस चक्कर में फंस गए हैं।
और मोदी जी की तो इतनी बेइज्जती हो रही है इस पूरे मामले में, मोदी खुद भी सोचते होंगे कहाँ फँस गए। उनके सलाहकार भी उनके विदेश नीति संबंधी सलाहकार भी सोचते होंगे वही मोदी जी मौका दें, हम अभी ट्रंप को, अमेरिका को, दोनों को ठोक दें। शानदार वाकई में बयान निकल के आएगा भाई, जितने विदेश नीति चलाने वाले फॉरेन अफसर हैं, वो ठोक देंगे बढ़िया बयान देके हमको। वो बयान बिल्कुल मोदी ठीक, जी देने नहीं दे रहे हैं। तो मसला बिल्कुल ये ठीक है कह पूरी रहे हैं। मैं कहीं पढ़ रहा था कि दुनिया की बड़े-बड़े जो राष्ट्र हैं, उनकी सत्ता पागलों के हाथ में है। मुझे तो बड़े-बड़े राष्ट्रों के जो राष्ट्राध्यक्ष हैं, वो वाक़ई में इस लाइन को सही चिरतार्थ करते हुए नज़र आ रहे हैं। उनकी हरकतें एकदम पागलों जैसी हो रही हैं, मतलब किसी भी मुल्क पे आपको ख़्याल आता है और इज़राइल के प्राइम मिनिस्टर क्या कह रहे हैं, मेरे बेटे की शादी रुक गई। मतलब उनको लग रहा है कि बेटे की शादी नहीं हो पा रही हमले में, नहीं, इतना आप बड़ा एहसान। एक बात सोचिए, 3 देश देखिए आप, पाकिस्तान, ईरान और इज़राइल। आप इन तीनों देशों को देखिए। इन तीनों देशों के जो हुक्मरान हैं, वो अपने-अपने देश में काफ़ी अलोकप्रियता का सामना कर रहे हैं। ईरान के राष्ट्रपति अली खमैनी भी बहुत ज़्यादा इस युद्ध से पहले लोकप्रिय नहीं थे। उनके खिलाफ भी बहुत एंटी इनकम्बेंसी वहाँ जमा हो चुकी थी। पाकिस्तानी सेना की प्रतिष्ठा बिल्कुल ठंडी पड़ चुकी थी पाकिस्तानी समाज में। और शहबाज शरीफ की तो कभी कोई प्रतिष्ठा रही ही नहीं। वो तो उसको प्रतिष्ठा मानना ही बेकार है। और इधर आप इज़राइल का मैंने बताया आपको, आपको ईरान का पाकिस्तान का बताया, और इज़राइल का मैंने बताया ही आपको कि नेतन्याहू की क्या हालत है, कि उनकी तो जेल जाने की नौबत है। तो इन तीनों देशों के लिए किसी न किसी तरह युद्ध का सहारा लेना अनिवार्य था। इसीलिए जनरल आसिम मुनीर ने वो इंजीनियरिंग की, पहलगाम वाली घटना अंजाम दी, है? इज़राइल ने ईरान के ऊपर हमला कर दिया। तो युद्ध के ज़रिए ये तीनों अपनी सत्ता में दोबारा काबिज़ हो गए। तो जो लोग सत्ता खोने के भय से असुरक्षित हुक्मरान जो होते हैं, वो इस प्रकार की हथकंडेबाज़ी करते हैं, अपने देश की अर्थव्यवस्थाओं का कबाड़ा करते हैं, मासूम जनता की, उनके देश की और दूसरे देशों की मासूम जनता की जान जाती है, विश्व शांति खतरे में पड़ती है। और जो डोनाल्ड ट्रंप हैं, उनकी सत्ता असुरक्षित तो नहीं है, लेकिन वो एक इलेक्टोरल ऑटोक्रेट के रूप में उभर आए हैं। यानी चुनकर आया हुआ नेता जो निरंकुश शासक बन जाता है, ऐसे रूप में उभर आए हैं। तो वो इन सब चीज़ों के अंदर उनको मज़ा आ रहा है। वो इसके ज़रिए मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, मागा का एक दूसरा पक्ष जो है, वो लोगों के सामने लाना चाहते हैं। इस तरीके से पूरा मामला हो रहा है। युद्ध में इजराइल को रोज 17.32 अरब रुपए का नुकसान हो रहा है। उसकी जीडीपी को काफी माइनस में नीचे आने की उम्मीद है, घाटा हो रहा है। यानी इजराइल की स्थिति जो है वो आर्थिक रूप से भी बहुत गड़बड़ा रही है। कब तक सहन कर पाएगा आर्थिक रूप से इतना खराब हाल? मेरे ख्याल से इसकी चिंता नेतन्याहू को ज़्यादा नहीं है, क्योंकि वो जानता है कि जो कुछ भी कमी होगी वो अमेरिका को देनी पड़ेगी। भाई वो तो अमेरिका जी। का पिट्ठू है ना। हम्म। और इज़राइल का पूरा वजूद अमेरिका पर निर्भर है। इज़राइल के ज़रिए अमेरिका पूरे मध्य एशिया के अंदर अपनी चौधराहट जमाना चाहता है। ट्रंप पूरे मध्य एशिया को अपनी इस चौधराहट को दोबारा याद दिला रहे हैं। तो इज़राइल का जो जीडीपी को जो ठेस लगी है, वो कहेंगे भाई, नेतन्याहू कहेगा भाई दो पैसे, तो अमेरिका के खाते से निकल के आएगा पैसा। मुझे लग रहा है कि ये मोदी जी की ये हालत देखकर बीजेपी के जो नेता हैं, विधायक हैं, उनको गुस्सा बहुत आ रहा है। मैं उसका उदाहरण बताऊं कि एक विधायक है राजीव सिंह, भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश के विधायक, वंदे भारत ट्रेन में बैठे हुए थे। विधायक जी जैसे ही चढ़े, वो पड़ोस वाली विंडो वाली सीट से बोले हटो यहाँ से, मुझे, मैं विधायक हूँ, बैठा हूँ। तो उसने कहा भाई ये तो सीट मेरी है। अरे बोले मैं विधायक हूँ, तुम समझ में नहीं आ रहा? गुस्सा तो शायद मोदी जी की ट्रम्प को लेकर चल रहा होगा, बीजेपी के लोग, मैं अनुमान लगा रहा हूँ कि और की तो गुस्सा होगा नहीं, विधायक है तो काय का गुस्सा, उनको लग रहा होगा नेता का अपमान हो रहा है। उस यात्री ने मना किया कि आप विधायक है, इसका मतलब आप मेरी विंडो तो हटा दो ना। दे मुक्का नाक तोड़ वंदे दी भारत उसकी। में, वंदे भारत नाक तोड़ दी उसकी। तो हुँ, ये विधायक जो इतना सम्मानित आचरण कर रहे हैं, हुँ। इसी वजह से कर रहे होंगे, गुस्सा बहुत आ रहा होगा उनको। बहुत बहुत शुक्रिया अभय जी, आपने इतना समय दिया मुझे। थैंक यू सर, जी। थैंक यू। तो ये थे अभय दुबे जी। आज की बातचीत थोड़ी रोचक लगी होगी आपको, मजेदार लगी होगी। हम लोग थोड़े हल्के फुल्के स्टाइल में भी बात करते रहे। आपका प्यार भरा कमेंट आएगा तो हमें और अच्छा लगेगा। बताइएगा जरूर कैसी लगी बातचीत। शुक्रिया, थैंक यू।